अगर आप अपनी आईटीआर को फ़ाइल करते हैं, तो जनरली बहुत सारी गलतियाँ जो हैं आपसे हो जाती हैं और उसकी वजह से आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ जाता है। आपकी जो रिटर्न है वो इनवैलिड हो जाती है, डिफेक्टिव हो जाती है और उसकी वजह से आपको फिर फ़ीस या पेनल्टी जो है वो पे करनी पड़ती है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो जनरली की जाती हैं। तो अगर आप अपनी आईटीआर को खुद से फ़ाइल करते हैं, तो ध्यान रखें ये गलतियाँ ना करके चलें, क्योंकि अगर आप ये गलतियाँ कर देंगे तो मैंने जैसा कि आपको बताया है आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ सकता है। तो चलिए डिटेल में सभी चीज़ों को बारी-बारी करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो ये होता है कि आपको अपनी आईटीआर फाइल करते हुए सही आईटीआर फॉर्म को चूज़ करना होता है। तो एज़ एन इंडिविजुअल आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं। तो कौन-सा आईटीआर फॉर्म आपको चूज़ करना होता है, ये डिपेंड करता है आपकी किस टाइप की इनकम है। तो इसीलिए इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है, वीडियो का लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाएँ और देख लें, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आपकी इनकम के हिसाब से आपको कौन-सा फॉर्म चूज़ करना चाहिए। क्योंकि अगर आप गलत फॉर्म चूज़ कर लेते हैं, तो आपको जो है डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ जाता है। तो उस केस में ये माना जाता है कि आपने किसी भी तरीके की आईटीआर फाइल की ही नहीं है। तो ये ध्यान में रख के चलें। इसी तरीके से जो भी आपकी पर्सनल डिटेल होती हैं, आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस होता है, कोई मोबाइल नंबर आपका हो गया, ईमेल आईडी हो गई, आपका एड्रेस हो गया, वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि जनरली अगर आप आईटीआर फाइल कराते हैं किसी कंसल्टेंट से, सीए से, तो वहाँ पर जो होता है कई बार कि वो अपना खुद का नंबर डाल देते हैं और बाद में जब आप उनसे आईटीआर फाइल कराना बंद कर देते हैं, तो उनके पास ही वो सारे मैसेज आते हैं, मेल्स आती हैं और आपको उसके बारे में आइडिया नहीं लगता है। तो इसीलिए जब भी आप अपनी आईटीआर फाइल करें, तो वहाँ ये ज़रूर चेक कर लें कि वहाँ पर जो मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी दिया हुआ है, एड्रेस वगैरह दिया हुआ है, वो प्रॉपर आपका ही हो। जहाँ पर आपको कोई नोटिस मिले या कोई मैसेज मिले, तो आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लग जाए, क्योंकि ऐसे नोटिस वगैरह आते हैं, आपको नहीं पता मालूम चलता है, तो बाद में ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेडेक बन जाते हैं। इसी तरीके से तीसरा पॉइंट ये है कि फाइलिंग इनकरेक्ट एंड इनकम्प्लीट बैंक डिटेल्स। तो बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि आप जो अपनी बैंक की डिटेल देते हैं, वहाँ पर आईएफएससी कोड गलत हो जाता है, आपका बैंक अकाउंट नंबर गलत हो जाता है, बैंक गलत हो जाता है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि आपको रिफ़ंड लेने में दिक्कत होती है। तो अगर आपका रिफ़ंड का केस बनता है या नहीं भी बनता है, तो अपनी बैंक डिटेल्स को जो है ऑलवेज़ ही आप करेक्ट करके चलें, उसको 2 बार ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि आपका रिफ़ंड आने का केस होता है, तो फिर आपका रिफ़ंड रुक जाता है। और इसके अलावा अगर आपके एक बैंक अकाउंट से ज़्यादा हैं, तो वो सारे ही बैंक आप ज़रूर मेंशन करके चलें, क्योंकि कई बार आपको नोटिस आ सकता है अगर आप बैंक डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं। तो जितने भी आप बैंक हैं, वो सारे बैंक डिस्क्लोज़ करके चलें। इसी तरीके से बहुत सारे केसेज़ में क्या होता है, देखा जाता है कि एज़ एन इंडिविजुअल जब अपनी आईटीआर को आप फाइल करते हैं, तो जो सेविंग बैंक अकाउंट पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, जो कि क्वार्टरली आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है, आप उसको इग्नोर कर देते हैं। इसी तरीके से जो एफडी का इंटरेस्ट होता है, बहुत सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि वो हर साल आपको अपनी आईटीआर में दिखाना होता है। तो उनको लगता है कि ये मैच्योरिटी पर ही जो है टैक्सेबल होता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। अगर आपने कोई एफडी करवा रखी है, तो जब फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है, तो आप अपने बैंक से वो एफडी का इंटरेस्ट ले लीजिए और उसको अपनी आईटीआर के अंदर ज़रूर दिखाएँ। और वैसे भी ये जो आपको अमाउंट है, ये 26 एएस से भी मिल जाएगी, अगर वहाँ पर टीडीएस की डिडक्शन कुछ हुई होगी, या फिर आपका जो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट है, वहाँ से ये सारी इन्फॉर्मेशन निकल जाती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 26 एएस और एआईएस के बारे में, आप उसको रिकंसाइल करके नहीं चलते हैं। तो जो 26 एएस होता है, उसके अंदर आपकी पूरी टीडीएस और टीसीएस की पूरी डिटेल मिल जाती है, जहाँ से भी आपका टीडीएस कटा होता है। अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं, तो आपके एम्प्लॉयर ने आपका टीडीएस डिडक्ट किया होगा। टीसीएस भी जो है, तो अगर आप कार वगैरह परचेज़ करते हैं 10 लाख से ज़्यादा की वैल्यू की, तो वहाँ कार डीलर आपसे टीसीएस कलेक्ट करता है। तो 26 एएस के अंदर आपकी हर तरीके की टीडीएस की डिडक्शन और टीसीएस की डिडक्शन आ जाती है। तो वहाँ पर आपकी सारी इनकम भी आपको रिफ्लेक्ट कर जाती है, जहाँ पे आपका टीडीएस का डिडक्शन होता है। तो इसलिए आप हमेशा ही अपने 26 एएस को और एएस मीन्स एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट को ज़रूर चेक करके चलें। अगर आपको नहीं मालूम कि वो कहाँ से देखना है, कैसे चेक करना है, तो इसके ऊपर भी ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाएँ और देख लें। इसी तरीके से देखिए दोस्तों, नॉट चेकिंग द बैंक स्टेटमेंट। अब एक बहुत बड़ी आप गलती क्या करते हैं, पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर जितने भी आपके ट्रांज़ैक्शन होते हैं, कई बार ऐसे ट्रांज़ैक्शन आपके बैंक स्टेटमेंट में हो जाते हैं जो कि आप इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि आपके रिलेटिव से कोई गिफ्ट आपको मिल जाता है, आपके पेरेंट्स ने आपके अकाउंट में 5 लाख रुपया डलवा दिया, जो कि आपको रिटर्न नहीं करना है, तो वो आपके लिए गिफ्ट माना जाता है। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया था, आपका जो सेविंग बैंक अकाउंट होता है, उसके अंदर क्वार्टरली इंटरेस्ट जो है बैंक क्रेडिट करता है, तो वो आप इग्नोर कर देते हैं। तो इसीलिए जब भी आप अपनी इनकम स्टेटमेंट आईटीआर फाइल करके चलें,
तो हमेशा अपनी बैंक स्टेटमेंट को ज़रूर चेक कर लें और उसके अंदर कुछ ऐसी इनकम अगर आई हैं तो अपनी इनकम टैक्स के अंदर उनको ऐड करके चलें, मीन्स अपनी इनकम टैक्स के अंदर उनको रिपोर्ट करें। अब देखिए एक बहुत बड़ी गलती जो की जाती है, नॉट मेंशनिंग एग्जम्प्टेड इनकम। तो देखिए आपको लगता होगा कि ये तो एग्जम्प्ट इनकम है, इसके ऊपर तो टैक्स लगता ही नहीं है, तो इनकम टैक्स के रिटर्न में दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बट ऐसा नहीं होता है। इसका रीज़न भी मैं आपको बताऊँगा। तो आप अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न के अंदर जो टैक्सेबल इनकम है वो तो दिखानी ही दिखानी है, इसके अलावा कोई एग्जम्प्टेड इनकम भी है तो वो भी आपको दिखा के चलना है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपके रिलेटिव से आपको कोई गिफ्ट मिल जाता है मॉनेटरी फॉर्म में, नॉन मॉनेटरी फॉर्म में, तो वो आपकी गिफ्ट की डेफिनेशन में होता है, वो आपको टैक्स फ्री होता है, एग्जम्प्ट होता है, बट स्टिल आपको अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न में उसको दिखाना चाहिए। इसी तरीके से सपोज़ आपकी एलआईसी मैच्योर हो जाती है 20 साल के बाद, 25 साल के बाद, तो वहाँ से जो पैसा आपको मिलता है वो सेक्शन 10 से सेक्शन डी 10D के अंदर जो है एग्जम्प्ट होता है, टैक्स फ्री होता है, तो आपको यहाँ पर भी कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता है। तो इस तरीके की एग्जम्प्टेड इनकम को भी अपनी आईटीआर के अंदर आप ज़रूर दिखा के चलें। तो इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाया है, कैसे आप एग्जम्प्टेड इनकम को अपनी आईटीआर के अंदर दिखा सकते हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। तो मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ कि आपको दिखाना चाहिए दोस्तों, इसका रीज़न क्या है? क्या होता है कि जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर उसको रिपोर्ट कर देते हैं, सपोज़ आपको एलआईसी से 50 लाख रुपया मिला और आपने उसका एक घर भी खरीद लिया और आपने ये इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर रिपोर्ट कर रखा था, तो कल जब आप घर परचेज़ करेंगे, अगर घर की वैल्यू 30 लाख से ज़्यादा है, तो जो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार है वो उसकी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देता है और फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है और पूछ सकता है कि ये 50 लाख का सोर्स क्या था। तो जब आप अपनी एग्जम्प्टेड इनकम के अंदर उसको दिखा देते हैं अपनी आईटीआर के अंदर, तो एक तरह से इनकम टैक्स की डिपार्टमेंट की नॉलेज में वो ट्रांजेक्शन आ जाता है, तो फिर वो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। तो इसलिए जो भी एग्जम्प्टेड इनकम होती है, आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर उसको ज़रूर दिखा के चलें। इसी तरीके से देखिए और भी बहुत सारे ट्रांजेक्शन जो है हम डिस्कस करेंगे। नॉट रिपोर्टिंग इंटरेस्ट रिसीव ऑन इनकम टैक्स रिफंड्स। तो जो भी आपको इनकम टैक्स के रिफंड्स होते हैं दोस्तों, उनके ऊपर आपको इंटरेस्ट की इनकम भी मिलती है, तो वो आपको 26AS से नज़र आ जाएगी, या आपका जो AIS होता है वहाँ पर नज़र आ जाएगी। इस तरीके की इनकम को भी आप ज़रूर अपनी आईटीआर में रिपोर्ट करके चलें। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, फेलर टू ई वेरीफाई ITRV। तो आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल तो कर लेते हैं, बट उसको वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं। तो अब जो वेरिफिकेशन का टाइम आप ध्यान रखें, इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपको, जब आप आईटीआर को फाइल कर लेते हैं, तो उसके विदिन 30 डेज़ के अंदर आपको उसका वेरिफिकेशन करवा लेना है। अब वेरिफिकेशन आपका ऑनलाइन मोड में हो सकता है, ऑफलाइन मोड में हो सकता है। तो ऑनलाइन मोड में आप अपने आधार OTP से कर सकते हैं, बैंकिंग मोड से कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर ऑफलाइन मोड में बात करूँ, तो आपको जो अपनी ITRV है उसको सिग्नेचर करके बेंगलुरु के एड्रेस पे सेंड करना होता है। तो दोनों ही तरीके से आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो अगर आप इसको वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं, तो उस केस में ये माना जाता है कि आपने किसी भी तरीके की इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल ही नहीं की है, और आपको जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो नोटिस भेज देता है कि आपकी जो रिटर्न है वो इनवैलिड मानी जाएगी। तो जब आपको नोटिस भेजा जाता है, तो आप उसका रिप्लाई करना होता है कुछ टाइम के अंदर, बट आप रिप्लाई नहीं करते हैं, तो ये मानते हुए कि आपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल ही नहीं की है, तो आपके ऊपर जो भी नॉन फाइलिंग ऑफ ITR के चार्जेस होते हैं, फीस या पेनल्टी होती है, वो सारी लग जाती है। तो इसलिए ध्यान रख के चलें। नॉट क्लबिंग इनकम, तो एक कंसेप्ट होता है क्लबिंग ऑफ इनकम का। तो क्या होता है कि बहुत सारे केसेस में आप अपने बच्चों के नाम से, अपनी वाइफ के नाम से कुछ पैसा ट्रांसफ़र करा देते हैं, उनके नाम से FD करवा देते हैं, तो वहाँ इंटरेस्ट की इनकम जनरेट होती है। तो जनरली जब आपका बेटा माइनर होता है, 18 साल से कम होता है, और अपनी वाइफ के नाम से आप कोई FD करा देते हैं, तो वहाँ पर जो इनकम जनरेट होती है वो आपकी इनकम ही मानी जाती है। तो इसलिए वहाँ पर जो इनकम जनरेट होती है वो आपकी इनकम के अंदर क्लब हो जाती है, और यहाँ पर क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविज़न एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो इसलिए आप ध्यान रख के चलें, अगर आपने भी कोई अपने माइनर सन के नाम से या माइनर डॉटर के नाम से FD करवाई है, अपनी वाइफ के नाम से FD कराई है, तो उस FD का जो इंटरेस्ट होगा वो आपका ही इंटरेस्ट माना जाएगा, आपकी इनकम ही मानी जाएगी। इसीलिए आप उसको अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न के अंदर ज़रूर दिखा के चलें। अब देखिए क्लबिंग ऑफ इनकम के पूरे प्रोविज़न क्या होते हैं, किस तरीके से ये काम करता है, इसके ऊपर भी ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है। उस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाएँ और देख लें। इसके बाद देखिए दोस्तों, इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर मैं बात करूं, तो आपकी जो लास्ट डेट है ITR को फाइल करने की, वो 31 जुलाई 2024 है। तो 31 जुलाई 2024 तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को आप ज़रूर फाइल कर लीजिए, अगर आपका ऑडिट का केस नहीं है। वहीं अगर आपका ऑडिट का केस होता है, तो उस केस में फिर जो लास्ट डेट होगी ITR फाइल करने की, वो 31 अक्टूबर 2024 होगी। तो कई बार क्या होता है कि आप टाइम से इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल नहीं करते हैं, बट इस साल तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि 31 जुलाई 2024 के बाद आप ओल्ड टैक्स रिजीम में अपनी ITR को फाइल नहीं कर पाएंगे। तो 31 जुलाई के बाद आप केवल न्यू टैक्स रिजीम में ITR फाइल कर पाएंगे, और जानते ही आप होंगे
न्यू टैक्स रिजीम के अंदर बहुत सारे डिडक्शंस का और एग्जम्पशन का बेनिफिट आपको नहीं दिया जाता है। तो अगर आपने पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो प्लानिंग की होगी वो ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से की होगी, आपने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कर रखी होंगी, तो वो आपको न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलेंगी। इसीलिए आप 31 जुलाई के बाद अगर ITR फाइल करेंगे तो एक तो आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ सकती है और ऊपर से जो आपको सेक्शन 234F के अंदर 5,000 की पेनल्टी लगती है अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है, और 1,000 रुपीज़ की पेनल्टी लगती है अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है। तो वो पेनल्टी तो आपको लगनी ही लगनी है। तो इसलिए आप अपनी ITR को टाइमली फाइल करें। वहीं देखिए दोस्तों, जो भी एविडेंस होते हैं आपकी डिडक्शंस के, वो आपको संभाल के रखने होते हैं। तो जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं तो वहाँ सेक्शन 80C से लेके 80U तक आप बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करते हैं, खर्चा करते हैं। जैसे 80C के अंदर 1.50 लाख तक आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जहाँ बच्चों की ट्यूशन फीस आ गई, होम लोन का प्रिंसिपल आ गया, PPF हो गया, LIC हो गई, 5 साल की FD हो गई। तो इस तरीके से बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आप वहाँ पर करते हैं। तो जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की है उसका आपके पास डॉक्यूमेंट रखा होना चाहिए, क्योंकि जो भी इनकम टैक्स का केस होता है वो पिछले 7 साल तक का केस ओपन हो जाता है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स को एक फ़ाइल में लगा के रखिए ताकि कभी आपको नोटिस आए तो दिक्कत ना हो। इसी तरीके से देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, फेलियर टू अकाउंट फॉर मोर देन 2 प्रॉपर्टी। तो इनकम टैक्स के अंदर एक कंसेप्ट ये है कि अगर आपकी मल्टीपल हाउस प्रॉपर्टी हैं, सपोज़ अगर आपके पास 3 घर हैं दोस्तों, तो उसमें से कोई भी 2 घर को आप जो है सेल्फ ऑक्यूपाइड डिक्लेयर कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, और जो एक घर होगा आपको उसको डीम्ड लेट आउट दिखाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि आपकी 3 हाउस प्रॉपर्टी थी, 2 को आपने ये मानते हुए दिखा दिया कि इनमें हम खुद रहते हैं, बट जो एक प्रॉपर्टी थी इवन वो रेंट पे भी नहीं चढ़ी होगी, तब भी आपको वो डीम्ड लेट आउट दिखा के उसकी इनकम जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर डिक्लेयर करनी पड़ेगी। तो वहाँ पर जो मार्केट वैल्यू के हिसाब से जो रेंटल इनकम होती है उसको ही आप कंसिडर कर लेते हैं, उसको ही नेट वैल्यू मान लिया जाता है, और उसके हिसाब से वो आपकी इनकम में ऐड होकर आपकी टैक्स लायबिलिटी को बढ़ा देती है। तो इसके बारे में बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता है, तो बाद में कभी क्या होता है आपको नोटिस इसके लिए आ सकता है। इसलिए ध्यान रखें, जब मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मीन्स 2 से ज़्यादा जब भी प्रॉपर्टी होंगी, तो जो भी 2 से ज़्यादा प्रॉपर्टी होंगी वो आपकी डीम्ड लेट आउट मानते हुए आपकी इनकम कंसिडर कर ली जाएंगी। इसी तरीके से नॉन फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स। तो देखिए दोस्तों, जनरली आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं होती है अगर ओल्ड टैक्स रिजीम में आप जाते हैं और आपकी इनकम 2.50 लाख से ज़्यादा नहीं है, अगर आपकी ये 60 ईयर से कम है। वहीं अगर आप एक सीनियर सिटीज़न है और आपकी इनकम 3 लाख से ज़्यादा नहीं है तो आपको ITR फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। सुपर सीनियर सिटीज़न जिनकी एज 80 ईयर 80 प्लस है तो 5 लाख से ज़्यादा नहीं है तो ITR फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं न्यू टैक्स रिजीम में अगर आप ITR फाइल करेंगे और आपकी इनकम जो है वो 3 लाख क्रॉस नहीं करती है तो आपको ITR फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। बट बहुत सारी सिचुएशन ऐसी भी होती हैं, आपकी इनकम जो है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो 2.5 और 3 लाख है उसको क्रॉस भी ना करे तब भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी कंपलसरी हो जाती है। जैसे कि एग्जांपल में अगर आपको बताऊं, सपोज फॉरेन के अंदर अगर आपकी कोई एसेट है या आपका जो बिजली का बिल है वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती हैं जहां पर आपको इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल करना ज़रूरी हो जाता है, इवन आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्रॉस नहीं करती है। तो इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखा है कि वो कौन कौन सी सिचुएशन होती हैं जहाँ पर आपको ITR फाइल करनी कंपलसरी हो जाती है। तो उस वीडियो का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाएँ और देख लें। अब देखिए, नॉट पेइंग एडवांस टैक्स। तो देखिए, एडवांस टैक्स का कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो आपका एम्प्लॉयर आपका TDS डिडक्ट कर देता है और गवर्नमेंट को जमा करा देता है। बट सपोज़ करें आप एक सैलरीड एम्प्लॉई नहीं हैं, अपना कुछ काम करते हैं, कोई और सोर्सेज से आपकी इनकम है, या आप सैलरीड एम्प्लॉई भी हैं उसके अलावा कुछ और काम भी करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, पूरे साल की एक टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर ली जाती है। अगर वो टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज़्यादा की बनती है तो उस केस में फिर आपको जो बैलेंसिंग अमाउंट है वो एडवांस टैक्स की फॉर्म में जमा करवाना होता है, और ये जो एडवांस टैक्स है ये क्वार्टरली जमा होता है। तो इसके ऊपर भी ऑलरेडी एक मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है जहां मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि एडवांस टैक्स का कंसेप्ट क्या होता है, कैसे इसकी कैलकुलेशन की जाती है, कब कब ये डिपॉजिट करवाना होता है, कैसे डिपॉजिट करवाना होता है। तो इसका फ़ायदा दोस्तों आपको ये होता है कि क्योंकि अगर आप एडवांस टैक्स डिपॉजिट नहीं करवाते हैं तो फिर आप जब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते हैं वहाँ सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपको डिपॉजिट करवाना पड़ता है। बट वहाँ पर क्योंकि आपका टैक्स शॉर्टफॉल था तो वहाँ पर आपको सेक्शन 234B और सेक्शन 234C का इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं किसी भी तरीके का इंटरेस्ट आपके ऊपर ना लगे तो आप जो है टाइमली अपना एडवांस टैक्स जमा करवा दें और जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी है उसको 31 जुलाई से पहले ही मीट कर लें, मीन्स ITR फाइल करने से पहले ही मीट कर ले तो आपके लिए फ़ायदा ही रहेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट रिपोर्टिंग कैपिटल गेन ऑन स्विचिंग यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड। तो जनरली जब आप म्यूचुअल फंड को सेल करते हैं
तो वहाँ पर तो आपको जो भी प्रॉफ़िट होता है, गेन होता है, वो आपके बैंक स्टेटमेंट में भी आपको दिख जाता है और आप अपनी आईटीआर में दिखा देते हैं। बट जब आप स्विच करते हैं एक स्कीम से दूसरी स्कीम में, सपोज़ आपके पास एचडीएफसी के म्यूचुअल फंड थे और आपने एक्सिस के म्यूचुअल फंड ले लिए, तो इस तरीके से आपने क्या कर लिया, स्विच कर दिया एक म्यूचुअल फंड से दूसरे म्यूचुअल फंड में। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको प्रॉफ़िट एंड लॉस हो जाता है, जो कि आपकी बैंक स्टेटमेंट में कभी भी रिपोर्ट नहीं हो पाता है। तो इस तरीके का जो गेन आपको होता है, वो आप अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न के अंदर ज़रूर दिखा के चलें। तो देखिए कई बार क्या होता है कि आप इन्वेस्टमेंट एक्चुअल में करते नहीं हैं, बट आप फेक इन्वॉइसेस दिखा देते हैं, फेक इन्वेस्टमेंट के बिल जो है वो लगा देते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप 80C 80D या 80C से लेके 80U तक सारे एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट को क्लेम कर लेते हैं। एचआर के जो है फर्जी रिसिप्ट लगा देते हैं, उसके बेस पे जो है एचआरए भी क्लेम कर लेते हैं। तो ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पिछले 7 सालों का रिकॉर्ड जो है गवर्नमेंट आपसे मंगा सकता है और आपकी स्क्रूटनी कर सकता है, तो वहाँ पर आप फँस जाएँगे और आपके ऊपर बहुत हैवी पेनल्टी जो है वो लगाई जाएँगी। दूसरा दोस्तों ये, अगर आप चाहते हैं कि टाइमली आपका रिफ़ंड आ जाए, तो अपने पैन और आधार को ज़रूर लिंक कर लीजिए या अपने पैन को जो है बैंक अकाउंट से लिंक कर लीजिए। क्योंकि पैन को अगर आप बैंक अकाउंट से लिंक नहीं करेंगे तो आपको रिफ़ंड लेने में भी दिक्कत आएगी। तो इसलिए ये आपके लिए ज़रूरी है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो वैलिडेटेड होना चाहिए इनकम टैक्स की वेबसाइट के ऊपर, अगर आप रिफ़ंड लेना चाहते हैं। इसी तरीके से नॉट सबमिटिंग रिक्वेस्ट फॉर्म, तो इनकम टैक्स के अंदर ऐसा होता है कि बहुत सारे आपको फॉर्म्स जो हैं फ़ाइल करने पड़ जाते हैं अगर आप कुछ बेनिफिट लेना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल के तौर पे एक एग्जांपल ले लिया है। जैसे कई बार आपको अर्लियर ऑफ सैलरी जब मिलता है, तो वहाँ पर आपका हैवी टैक्स जो है वो कट जाता है उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो सेक्शन 89 सबसेक्शन 1 ये कहता है कि किसी भी तरीके का अर्लियर या एडवांस ऑफ सैलरी आपको मिलता है, तो वहाँ पर अगर आपको लगता है कि आपका टैक्स लायबिलिटी बहुत ज़्यादा बन रही है, तो आप फॉर्म 10E जो है फ़ाइल कर सकते हैं और फॉर्म 10E फ़ाइल करने के बाद आप जो है एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं या रिलीफ क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 89 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग, मींस अपने टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। वहीं दोस्तों रेजिडेंशियल स्टेटस को करेक्टली डिटरमाइन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो टैक्स लायबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर। अगर आप एक रेजिडेंट पर्सन है, तो जनरली तो आप इंडिया में रहते हैं तो रेजिडेंट पर्सन ही कहलाते हैं। तो रेजिडेंट पर्सन की डेफिनेशन ये होती है कि एक मैं छोटी सी एग्जांपल के फॉर्म में आपको बताऊं, अगर आप किसी कंट्री में 182 से ज़्यादा डेज़ रह लेते हैं, सपोज़ आप इंडिया के अंदर अगर 182 डे से कम रहते हैं, तो आप उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर इंडिया के नॉन रेजिडेंट कहलाएंगे। तो इसलिए रेजिडेंशियल स्टेटस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इंडिया के रेजिडेंट हैं, तो फिर तो आपकी इंडिया की इनकम तो टैक्सेबल होगी ही होगी। आपने जो फ़ॉरेन के अंदर भी पैसा कमाया है, वो भी आपको इंडिया के अंदर टैक्स लगेगा। बट यहाँ पर डीटीए के प्रोविज़न एप्लीकेबल हो जाते हैं, मीन्स डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट होता है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, तो वहाँ का आपको जो है बेनिफिट मिल जाता है, वहाँ रिलीफ टैक्स का आपको ज़रूर मिल जाता है। वहीं जो नॉन रेजिडेंट होते हैं दोस्तों, उनको केवल जो इनकम उन्होंने इंडिया के अंदर अराइज़ होती है उसके ऊपर ही टैक्स पे करना और पड़ता है। जो बाहर की इनकम होती है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है। इसके बाद फाइनल जो पॉइंट है हमारा, नॉट क्लेमिंग करेक्ट डिडक्शंस। तो बहुत सारे केसेस में क्या होता है, जैसे आप सेक्शन 80G के अंदर अगर डोनेशन देते हैं, तो यहाँ पर कुछ डोनेशन जो है 100% क्वालिफाई कर जाती हैं, कुछ डोनेशन 50% क्वालिफाई करती हैं। सपोज़ आपने 1 लाख रुपए की डोनेशन दी, तो कुछ सिचुएशन तो ऐसी होती हैं कि जहाँ पर 1 लाख रुपए की पूरी डोनेशन जो आपने दी है उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगी सेक्शन 80G के अंदर। बट कई केसेस में 1 लाख की आपको पूरी डिडक्शन नहीं मिलेगी, केवल 50% की ही मिलेगी, मीन्स 50,000 की ही मिलेगी। तो ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। तो सेक्शन 80G को आप डिटेल में एक बार पढ़ लीजिए। इसके ऊपर भी ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाएँ और देख लें। इसी तरीके से बहुत सारी इन्वेस्टमेंट ऐसी होती हैं जिनके ऊपर जो रिटर्न होती है वो टैक्सेबल होती है और कई सिचुएशन में जो होती है वो टैक्स फ्री हो जाती है, एग्ज़ेम्प्ट हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको मालूम होगी, तो आपको अपनी आईटीआर में सही तरीके से आप अपने डिडक्शन क्लेम कर पाएँगे, अपनी इनकम को दिखा पाएँगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको देखिए दोस्तों यहाँ पर बताई हैं, जो कि आपको ध्यान में रख के चलनी है। जब भी आप अपनी आईटीआर फाइल करें, तो अकॉर्डिंगली ही इन चीज़ों को ध्यान में रख के अगर आप फाइल करेंगे, तो आपको बहुत ही कम चांस रहेंगे कि कोई नोटिस आपको आए, कोई आपकी रिटर्न डिफेक्टिव हो जाए या इनवैलिड रिटर्न का नोटिस आपको आ जाए। तो इस तरीके से आप भी इन चीज़ों को ध्यान में रख के चलेंगे, तो आपकी आईटीआर जो है सक्सेसफुली फाइल हो जाएगी। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।